हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स फॉर जेई एडवांस 2023-24 और उसमें भी आईआईटी जैम भी इंक्लूड है, सीएसआईआर भी नेट इंक्लूड है। जानते ही हो कि सीएसआईआर नेट के 5%, इसका 45% और इसका 50% मिल करके आईआईटी जैम में क्वेश्चन सेट होता है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप पहला स्टेज में जेई एडवांस बना लीजिए, जो आपका 50% आपके हाथ में आ जाए, 50%, और आईआईटी जैम को 45% समझिए, इसको समझिए 5%, और तीनों का परसेंटेज जब ऐड कर दीजिएगा तो 100%। मतलब जो भी बच्चे आईआईटी जैम के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आधा क्वेश्चन जेई एडवांस से रहता है, और जो आधा बच गया 50%, 45% एवरेज रहता है आईआईटी जैम का, और टफ क्वेश्चन 5-7% का सीएसआईआर नेट का रहता है। और जान ही रहे हैं कि सीएसआईआर नेट के साथ एक तो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। तो ये जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉप 15 रैंक में यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको तो डायरेक्ट ही मतलब एक मौका मिल जाता है बिना नेट का कि उनको स्टाइपेंड मिल सकता है पीएचडी करते समय या लेक्चरशिप के लिए। लेकिन अगर जो नहीं उस लेवल में है तो उनके लिए एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है कि आप क्वालिफाई कीजिए और सीएसआईआर नेट दीजिए, तब आप लेक्चर प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, ग्रेजुएशन लेवल के जो कॉलेज सब होते हैं। और उसके बाद नहीं तो आप सीएसआईआर का नेट क्वालिफायर रहेंगे तो उसमें आपका सीधा समझिए कि आपको पीएचडी करते समय जो 3 साल का पीएचडी लगभग लगता है, लेकिन आदमी तो करने के लिए तो 4 साल 5 साल भी लगा देता है, लेकिन उसका शेड्यूल है 3 साल। पहले था एमफिल में 2 साल का रहता था, लेकिन अभी एमफिल को हटा दिया गया है, तो अभी सीधा समझिए 3 साल का पीएचडी करते समय आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसीलिए लोग एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्वेश्चंस जो है जेईई एडवांस में भी कभी कभी इस लेवल का क्वेश्चंस आ जाता है, और कभी कभी ये भी आएगा, लेकिन आएगा कौन? जो एमएससी के क्वेश्चन है वो कभी नहीं देता है। यहाँ भी कोई बीएससी ऑनर्स का कोई क्वेश्चन नहीं देगा इसी लेवल के सिलेबस में जो जेईई एडवांस में दिया, लेकिन टफ क्वेश्चन रहेगा। मैंने उसका टफनेस जो दिखाई देगा ना, वो जेईई आईआईटी जैम 6ठा लेवल में रहता है, और हाई अगर देखिएगा उसी का टफ कर देगा तो वो इस लेवल में हो जाएगा। ये अल्टीमेट लास्ट स्टेज है एमएससी एंड पीएचडी के बराबर। मतलब इसी को मतलब एमएससी करने के बाद लोग लेक्चर प्रोफेसर बनते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको सीएसआईआर नेट में बैठना पड़ता है। और जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं किसी भी अच्छे आईआईटी कॉलेज से या किसी और भी यूनिवर्सिटी से, तो अगर वो ये सब आईआईटी जैम क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको बेनिफिट होगा कि एमएससी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि आप लोग इसके लिए ही पागल हैं कि भैया अगर आ जाए अच्छा रैंक तो कहना नहीं है। अच्छा रैंक में सिंगल डिजिट में चाहिए, 1 से लेके 10 रैंक के अंदर में 1 से 9 तक, तब ये लेवल चाहिए। और 2 डिजिट में चाहिए तो यहाँ पर आइए, माने 10 से 99, और 3 डिजिट में चाहिए मतलब सीधा समझिए 100 से लेके 999, तो 900 बच्चे यहाँ हैं, 90 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9, 90 और 900, तो 999 यहीं पर हो गया। और जो थोड़ा इससे नीचे में है तो समझ लीजिए उनका 1000 रैंक से थोड़ा नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब आगे देखिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि क्वेश्चंस तो मैंने दे दिया है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि कैसे इसमें सोचना था, कैसे बनना था। चलिए,
ओके, अब बनाया जाए। यहाँ देखिएगा मैंने थोड़ा सा काम लिख दिया है कि 5% इसके क्वेश्चन आते हैं सबसे टफ, 45% बीएससी लेवल का रहता है, 5% एमएससी लेवल तक का, और ये रहता है आईएससी लेवल का 11-12 बीएससी ऑनर्स एमएससी। तो ये किस एग्जाम के लिए हमने लिखा है 5%, 45%, 50% आईआईटी जैम के लिए। फॉर आईआईटी जैम के लिए इसका 50%, इसका 45% और इसका 5% मिल करके 100% होता है। तो पहला होगा ये सब क्वालिफाई करने के लिए आप पहले जी एडवांस बनाइए ना 50%, वही अगर बन जाए ढंग का तो फिर कहना नहीं है। और थोड़ा जब आगे हिम्मत हो तब फिर जो रेस्ट एक्स्ट्रा सिलेबस में है वो सब इसमें पढ़िए। पहले जो कॉमन सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद इसको हिट कीजिए, और ये हो या ना हो, समझ गए ना, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये कंपल्सरी, ये भी अगर हो गया ना अच्छा से तो क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर ये दोनों हो गया तो क्वालिफाई भी कर जाओगे, अच्छे रैंक से हो जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, माने आईआईटी जैसे कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और ये वाला तो फिर कहना नहीं है कि आपका नाम भी होगा कि नहीं हम टॉप 10 के अंदर में। तो आप पहले मत सोचिए टॉप 10 के अंदर में, मत सोचिए कि मतलब यहाँ पर, पहले सोचिए कि 50% तो नंबर लाइए, नहीं तो पता चला 50% आ नहीं रहा है फालतू का, वो बड़ा बड़ा किताब ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर आईआईटी मैथ के लिए पता चला एमएससी का बड़ा बड़ा पीएचडी का सब पढ़ लिया है, आप पता चला एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जेईई एडवांस तक का नहीं बन रहा है, तो ऐसा फायदा क्या हुआ। तो पहले आप इस लेवल को क्रैक कीजिए, जब ये कॉमन खत्म हो जाए सिलेबस तब इस पर ध्यान दीजिए, तब इस पर ध्यान दीजिए। मैंने अगर एक काम भी अगर हो गया ना तो क्वालिफाई कर जाओगे, अगर 2 हो गया तो थोड़ा रैंक बढ़ जाएगा, अगर 3 हो गया तो टॉप कर जाओगे। ओके, तो चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको मैं अब एनालिसिस दे देता हूँ, टाइम बहुत दे दिए। कैसे सोचना है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि गैस का नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, n बराबर 1 है, रफ में यानी दे रहे हैं ताकि कौन कौन चीज आपको पढ़ने से क्वेश्चन में मिलता है और सबको नोट करना चाहिए, या चलिए सामने में ही नोट करते हैं, तो इससे भी क्या होगा थोड़ा पता चलेगा कि सबको पता है कि जैसे मैं n लिखूंगा आप समझ जाइएगा कि नंबर ऑफ मोल है, इसमें लिखने का हमको जरूरत ही नहीं है कि व्हाट इज n, ये तो मोल कांस्टेंट में भी पढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ये है, तो n बराबर 1 ये लिख दिए इस लाइन को पढ़ते साथ ही, और फिर लिखा हुआ है आइडियल गैस, तो यहाँ वर्ड आइडियल गैस भी लिख दीजिए, नहीं तो पता चलेगा एक क्वेश्चन में दिया हुआ था रियल गैस, तो पता चला रियल गैस से क्वेश्चन बना के आ गए, उसमें पता चला कि वंडरवाल इक्वेशन का बना के आ गए, पता चला क्वेश्चन में वो रियल गैस था लेकिन वंडरवाल नहीं था, वो किसी और का नाम था, क्लॉसियस इक्वेशन या बर्थेलॉट इक्वेशन या और भी कुछ टाइप का नाम दे करके किसी और प्रोसेस का नाम लिख देगा, किसी और रियल गैस का नाम का लिख देगा। तो आप जानिए कि कौन प्रोसेस का है, वो किस रियल गैस का है, वंडरवाल कोई जरूरी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में आइडियल मिला, मैंने आइडियल लिखा, आइडियल गैस, और आइडियल गैस लिखने का यहाँ मतलब ही एक हो गया, इसका डीप स्टोरी बताएं कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस मतलब हमको पीवी बराबर एनआरटी सोचना है, ये सोचना है, और n1 है मतलब हम लोग को लास्ट में आंसर में n को 1 बैठाना है। तो पहला सोच ये डेवलप हुआ कि n1 लेना है, दूसरा हुआ आइडियल गैस, तो पीवी का टू एनआरटी रिलेशन हमको यूज करना है, पता चला पीवी का एनआरटी यूज ही नहीं कर रहे हो और खूब क्वेश्चन बना रहे हो, बनेगा ही नहीं। इसके बाद और आगे बढ़ो तो लिखता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, तो इस तीसरा कंसेप्ट आ रहा है कि गामा को भी हमको सोचना है कि आंसर में गामा के टर्म में आएगा। गामा क्या है पता है, CP/CV। हाँ, कभी भी CP/CV बराबर गामा प्रूफ करने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, होता है CP/CV को गामा माना गया है, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो लिखता है कि लॉ क्या है, जैसे वो चेंज कर रहा है तो बोलता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विद द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो ऐसे हो रहा है, मतलब है ना आइसोबारिक दिख रहा है ना क्या दिख रहा है, सीधा एक तो फार्मूला लिख दिया या तो इसका ग्राफ दे देगा या फॉर्मूला दे देगा, बोलता है यही लॉ है। मतलब इसको आप वो चक्कर में मत रहिए कि भाई ये एक नाम होता है, पहला P आता है तो आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा आता है वॉल्यूम कांस्टेंट तो पता चला आइसोकोरिक प्रोसेस,
तीसरा आया तो आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर एक तो आया तो एडियाबैटिक प्रोसेस, चौथा आया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इतने ही नाम सुने हो। पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, पीवीएम बराबर कांस्टेंट, और इसमें क्या होता है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ये अंतर है। मतलब आप पॉलीट्रॉपिक पढ़ लेंगे, एम की जगह गामा बैठा देंगे तो अपने आप एडियाबैटिक निकल जाएगा, इसलिए एडियाबैटिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही काफ़ी है। तो ऐसा ये 4 प्रोसेस के अलावा ये प्रोसेस एक लिख दिया, मतलब V इज एनी फंक्शन ऑफ T, या तो VT रिलेशन, PT रिलेशन, PV रिलेशन, कुछ भी दे देगा। मतलब उसको लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दे सकता है, एक्सपोनेंशियल में भी दे सकता है, इनवर्स में भी दे सकता है, ट्रिगो में भी दे सकता है, फिर आपका अलजेब्रिक फंक्शन में भी भरा हुआ है बहुत सा। एक होता है मोनोमियल, एक होता है आपका पावर फंक्शन, एक होता है पॉलिनोमियल्स, फिर एक होता है रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, कुछ भी डाल देगा। अरे फंक्शन अच्छा से पढ़िए, फंक्शन बहुत खतरनाक चीज होता है, उसी से तो ग्राफ है, ग्राफ से फंक्शन, फंक्शन से ग्राफ, हर जगह यूज होता है। और भी 2 वेरिएबल पे ज़्यादा पढ़िए, एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, 3-4 वेरिएबल का रहेगा तो ग्राफ नहीं खींच सकते। और यहाँ देखिए ये मिला, और फिर पता चला, और क्या पता चल रहा है कि रूल जो है बदलने का भी T के साथ ऐसे हो रहा है, जहाँ A क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फाइंड क्या करना है, द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस, मतलब हम लोग को निकालना है कि डेल्टा Q कितना है in the process. If the gas temperature increase by this, तो डेल्टा T दिया। ये देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए तो बार बार पढ़ने से बचिए, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट इसके अंदर का लाइन को लिख लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से लाइन लिखा, 1 मोल दिखा, देखिए 1 मोल लिख दिए। फिर दिखा आइडियल गैस, तो आइडियल गैस लिख दिए, और यही लिखे, मतलब PV/nRT हमको यूज करना है। फिर आगे बढ़े तो हम लोग को जो लॉ है ये सब नहीं चलेगा कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, प्रोसेस तो दिया ही नहीं था, अरे यही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस हो गया, इसको लिख दीजिए प्रोसेस। मतलब लाइन से पढ़ते जाइए, देखते जाइए क्या क्या है। तो लाइन से पढ़ेगा तो बोलेगा तो वॉल्यूम है, अरे वॉल्यूम बाद में लिखा है, उसको छोड़ दीजिए। 1 मोल लिखा है इसलिए मैंने 1 मोल लिखा। दूसरा लिखा आइडियल गैस, आइडियल गैस लिखे हैं, रियल गैस नहीं है। और आगे लिखा हुआ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा, तो भी कहीं पर नोट कर दीजिए, गामा भी इसमें यूज हो रहा है, तो यहीं पर लिख देते हैं गामा भी यूज हो रहा है, जो CP/CV है। फिर लिखता है कि ये वॉल्यूम कैसे बदल रहा है, तो उसका लॉ दे दिया, V इज द फंक्शन ऑफ T। ये क्या है, कांस्टेंट है। फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस, तो डेल्टा Q हो गया। और बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज कैसा है, तो T2 - T1 बराबर डेल्टा T दिया हुआ है। तो इतना पढ़ने से देखिए मैथ का क्या जबरदस्त चीज है। मैथ एक ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि जो नेचर से जुड़ा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, कभी इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे नेचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दुनिया का सारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन नेचर में जितने भी चीज़ फॉलो करते हैं ना, उसमें जो मतलब कॉन्सेप्ट लगता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का ही लॉ सब जगह लगता है, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, मैंने एनालिटिकल सोच है, वो कंप्यूटर के फील्ड में भी बहुत आगे जाएगा, और हर फील्ड में भी एनालिटिकली इसका सोचने का तरीका डेवलप होगा। और JEE एडवांस में भी हम लोग कहा जाता है, पहले मैथ सुधारो, 2 नंबर में फिजिक्स सुधारो, और 3 नंबर में केमिस्ट्री सुधारो। यही तो लॉजिक है। 1 नंबर भी अगर मैथ ठीक हो गया क्वालिफाई कर जाओगे, 2 अगर हो गया मैथ के साथ फिजिक्स, तो बहुत अच्छा रैंक हो जाएगा, और केमिस्ट्री भी हो जाएगा तो फिर तो कहना ही नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका मैंने सिखाया। अब आइए कि एनालिसिस के बाद ये हुआ क्वेश्चन एनालिसिस, इसको लिख देते हैं कि क्वेश्चन एनालिसिस, ये भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बच्चा को ये सब नहीं आता है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन एनालिसिस माने एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्योंकि आप परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो आप ना बनाओगे,
आपको बैठ के कोई समझाएगा नहीं, इसलिए ये सब हैबिट डालिए तब सुधार होगा। अब आइए हमको निकालना है, तो निकालते हैं आंसर सब। तो लिखता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो लिख दिए द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस। तो अमाउंट ऑफ हीट यहां पर क्या होगा, तो डेल्टा क्यू होगा, छोटा क्यू लिखिए चाहे बड़ा क्यू लिखिए। अब इसी को डिफरेंशियल क्यू, चलिए छोटा कर देते हैं, इतना लिखेंगे। और फिर पता है कि डिफरेंशियल क्यू क्या होता है, एन सी डिफरेंशियल टी होता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम कहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग को सी दिया ही नहीं है। अगर सी, इफ सी वेयर नॉन, और बाई हुक और बाई क्रूक, if you are able to find the value of the C by this rule, then you can get the answers of this amount of heat required in the system. लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि C निकाल करके तब ये लाइन को पढ़ना है। तो इस लाइन में समझ ही रहे हो कि ये ऐसे ऐसे छोड़ दिए होमवर्क, मतलब इस रास्ता से जाने पर आपका आंसर अभी नहीं निकल रहा है। तो चलिए दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। तो दूसरा रास्ता क्या है कि सिंस डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्यों डेल्टा वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो भी है इनिशियल से फाइनल अच्छा खासा टेम्परेचर चेंज है, डिफरेंशियल चेंज है नहीं, इसीलिए ए वाला यूज किया गया है। और हम लोग अगर निकाल लें डेल्टा यू और निकाल लें डेल्टा डब्ल्यू, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थ्रेडिंग से ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे मैं जब भी बार बार ये लिखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि गलत लिख दिए, उसको ठीक करके बताते हैं क्या होता है। एक्चुअली होता है डिफरेंशियल क्यू बराबर डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू, और आफ्टर इंटीग्रेशन ये वाला डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। और ये भी उतना सही नहीं है, इसको होना चाहिए था क्यू, इसको होना चाहिए था डेल्टा यू, इसको होना चाहिए था डब्ल्यू। ये सही है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस फंक्शन, इसीलिए डेल्टा क्यू लिखना रॉन्ग है और डेल्टा डब्ल्यू भी लिखना रॉन्ग है, लेकिन सब कोई लिख रहा है तो हम लोग भी चलो लिख रहे हैं, और क्या। और ये स्टेट फंक्शन है, ये है स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो अब डेल्टा यू निकालना होगा, डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे बच जाएगा। तो डेल्टा यू का आंसर्स यहां पर आ जाएगा डिफरेंशियल यू इंटीग्रेशन एन सी वी डिफरेंशियल टी, एन सी वी बाहर हो गया और इंटीग्रेशंस में आ जाएगा डिफरेंशियल टी, और ये लिख देंगे T1 से T2, इसलिए आ जाएगा एन सी वी और T2 माइनस T1, और ये आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। और नहीं तो इतना इंटीग्रेशन नहीं करना चाहे तो आप जान ही रहे हैं कि इसी को आगे बढ़ने से ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इसी में ये पुट करने से ये आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट डेल्टा यू को इतना यूज कर सकते हैं, इतना स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानबूझकर बार बार बता रहा हूँ ताकि एन वेरिएबल रहे, सी भी वेरिएबल रहे, उस समय ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो आपको इसी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी एन सी भी कॉन्स्टेंट हो तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि इफ एन एंड सी बी कॉन्स्टेंट, तब उस समय डेल्टा यू का आंसर एन सी बी डेल्टा टी सही है। जब भी एन सी बी कॉन्स्टेंट है तो उस समय ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
लेकिन जहां n वेरिएबल होगा, c भी वेरिएबल होगा, उस साइड लिखेगा सारा चौपट। आपको तब बेसिक से बनाना पड़ेगा, n को फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cb को फंक्शन ऑफ t कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके जैसा इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2, तब जाके आंसर निकलेगा। कभी कभी वैसा भी क्वेश्चन सेट करने वाला सेट कर देगा। तो अब देखा जाए cb क्या होता है, इसके बाद का आंसर हो जाएगा cb होता है r बाई गामा माइनस 1 और ये हो गया डेल्टा t। तो चलिए ये वाला आंसर निकल गया। लास्ट में नंबर ऑफ मोल n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो पहला कंसेप्ट यहाँ पर आया। अब आएगा कि इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, तो इसको 2 कर देते हैं। अब हमको निकालना है डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब डिफरेंशियल बेस और पी डी पी इंटीग्रेट। अब एक ही वेरिएबल के टर्म में लाना है, तो कैसे आएगा, तो देखा जाए तो यहाँ तो dv है और हमको चाहिए t के टर्म में। तो इसका तरीका होगा कि साइड में लिख देते हैं कहीं पर भी। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। तो सिंस v क्या है, तो ये है a बाई टी, इसका माने a t का पावर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल v बराबर a, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 t का पावर -2 डिफरेंशियल t, मतलब dv बराबर हो जाएगा -a बाई टी स्क्वायर डिफरेंशियल t। तो इस तरह से एक छोटा सा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लगेगा। dv को इस तरह फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा और p की जगह यहाँ से लिख देते हैं। तो p चाहिए, तो p क्या है, तो pv का nRT, तो p आ जाएगा nRT बाई v, ये हो गया p। और फिर nRT रहने देंगे, अब v की जगह पुट कर देंगे a वाला आंसर a बाई टी। तो ये कितना आ गया, तो आगे nr बाई a टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा p निकल गया t के टर्म में। अब यहाँ पुट कर देंगे p t के टर्म में आ गया nr बाई a और टी स्क्वायर। डिफरेंशियल भी ये देखिए निकाले थे -a बाई टी स्क्वायर डिफरेंशियल t, ऐसा। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब इसमें सॉल्व करेंगे, तो अब तो आ गया t के टर्म में, तो t1 t2 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए a से कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर भी कट जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा ये आंसर्स -a कट गया, टी स्क्वायर भी कट गया, a भी कट गया, टी स्क्वायर भी कट गया। तो क्या आया, -nr बाहर हो गया और डिफरेंशियल t1 से t2, ये तो है। देख लीजिए a कट गया, टी स्क्वायर कट गया, माइनस साइन आया, nr बच गया। और इसी को सॉल्व करेंगे तो nr आ गया, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, इंटीग्रेशन 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t2 t1। और इसी को सॉल्व कर देंगे, माइनस साइन तो रहेगा, माइनस nr t2 माइनस t1 को डेल्टा t। अब उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट डेल्टा q बराबर डेल्टा u प्लस डेल्टा w। अब डेल्टा u कितना है, तो यही तो निकाले थे, nr डेल्टा t बाई गामा माइनस 1, अब प्लस माइनस nr डेल्टा t, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको वहाँ दिखा देते हैं, तो इसको यहाँ से मिटाना होगा।
ये होमवर्क में दिए हैं। अब क्या होगा यहाँ से, तो डेल्टा क्यू बराबर ये एन और डेल्टा टी कॉमन है दोनों में, यहाँ बच जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा -1, और सॉल्व करते हैं एन आर डेल्टा टी, एलसीएम में आ जाएगा गामा माइनस 1, यहाँ 1 ब्रैकेट में हो जाएगा गामा माइनस 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 और इनटू में एन आर टी, तो इसको भी लिख देते हैं कि दिस और एन आर टी, मतलब जैसे हम लोग अलजेब्रा में कैसे लिखते थे 3xy z इस टाइप का लिखते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट हमको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल तो t है इसलिए t को लास्ट में लिखे हैं, और जितना कांस्टेंट है सबको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पहले लिखे हैं, 2 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा से 1 n इंटू आर डेल्टा टी। कोई क्वेश्चन को चेंज करेगा T2 T1 दे देगा, इतना केल्विन T1 था, T2 इतना केल्विन है, तो वाला फुट करेंगे, n नंबर ऑफ मोल दे देगा, 1 मोल की जगह 5 मोल, तो यहाँ पर 5 बैठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो आया गामा, तो गामा का आंसर तो समझ लीजिए कि गामा ही रहेगा, उसमें तो देखना पड़ेगा मोनोटोमिक है कि डायटोमिक है कि क्या है, तो उसके साथ गामा को डिग्री फ्रीडम से जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लिख देते हैं, कभी काम आएगा, वो है कि गामा डिग्री फ्रीडम प्लस 2 बाई दिस होता है। फिर कहीं रहेगा CP माइनस CB आर है, CP बाई CB गामा है, तो आर और गामा के टर्म में CP CB कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, इसको ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा। मतलब सब चीज़ बार बार आ रहा है ना, इसमें अपने याद हो जाएगा, पढ़ने का थोड़ी जरूरत क्या है। तो इस तरह से ये आंसर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 मोल दिया है इसलिए यहाँ पर हम बैठा देंगे 2 माइनस गामा, गामा माइनस 1 और n हट गया आर टी, यहाँ लिख देंगे सिंस n इक्वल टू 1 गिवन। तो आंसर्स आ गया। आप लोग इसमें अपने अगर कुछ करना चाहेंगे तो एक होमवर्क और दे देते हैं, वह होगा कि इस गैस के लिए भी आप लोग निकालिए कि मोलर स्पेस से हीट कितना होगा, होमवर्क में आने देते हैं। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं C, और ये C का आंसर जब निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिख के दीजिएगा, और वो निकल जाता तो फायदा देखिए क्या होता है। ये जो मैंने शुरू में लिखा था ये लाइन, तो इतना हमको डेल्टा U निकालना, फिर डेल्टा W निकालना, तब उसको ऐड करके डेल्टा Q निकालना, उसका जरूरत ही नहीं था। इसी लाइन में देखिए N लिखे हैं, C लिखे हैं, डेल्टा T, वो जो C निकल जाएगा यहाँ पुट कर दीजिए, N बाद में लास्ट में बिठा दीजिएगा 1 मोल, अभी जनरल फॉर्मूला निकालिए, और C जो होगा अब देखना पड़ेगा कि सॉल्व करके वो फंक्शन ऑफ T में आ रहा है या फंक्शन ऑफ V में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ P में आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, तो वो निकालिएगा तभी एक लाइन में बनेगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये CSI, IR नेट और IIT जैम, JEE एडवांस, इससे नीचे JEE मेन, इससे नीचे नीट, इससे नीचे 11 12, इससे नीचे 8 9 10, इससे नीचे फाउंडेशन जो है -2 क्लास से 7, सभी के लिए काम करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक दिन हम लोग का लेवल उतना बन जाएगा 7वां लेवल तक कि ऐसे ही IITs के टॉप 10 के अंदर में, टॉप 100 के अंदर में, टॉप 1000 के अंदर में आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और JEE IIT जैम वाले भी क्वालिफाई करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह खटते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो मैंने वीडियो आज बताया है, एक्सप्लेन किया है, इसको अपने पहले बनाइए और कॉपी कलम ले करके प्रैक्टिस कीजिए, अब बिना किसी हेल्प का बनाइए। तो बनाते बनाते करते करते अभ्यास की जड़मती हो सुजान,
रसरी आवत जात तहसील पर निशान। इसलिए उतना थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, उतना हाई लेवल पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब के रास्ते मैं खोल दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर इसके बाद फिर आगे वाले क्लास में। और कल के क्लास में मैं दूंगा केमिस्ट्री का क्लास, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री का जे एडवांस का क्वेश्चन भी देंगे और हो सका तो जे मेन का भी सेपरेट अलग अलग देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।